हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ और अशोक के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्यकालीन धर्म। तो मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु कोई धर्म के साथ भेदभाव नहीं था। सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी गई थी। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अशोक का धार्मिक जीवन कैसा था? तो अशोक का धार्मिक जीवन, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो बौद्ध धर्म अपनाया था, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक ने। अशोक जो था वो शैव धर्म का भी उपासक था, यह रातरंगिणी के अनुसार पता चलता है। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो वो 4 गुफाएं थी: लोम ऋषि गुफा, कांगड़ चौपार, सुदामा गुफा और शिव झोपड़ी। ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो अशोक की यात्राओं का क्रम जो है उसको देखते हैं। तो बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनीग्राम, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, इन स्थानों की अशोक ने यात्रा की। शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया और उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनीग्राम की यात्रा की थी अशोक ने। लुम्बिनी की यात्रा के दौरान अशोक ने यह घोषणा की थी कि जो कर था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कर का केवल 1/8 भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यानी जो कर था, जो लिया जाता था उपज का कर, तो उपज का 1/8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। बाकी जो पहले का कर था उसे समाप्त कर दिया गया था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक जो हैं उनको कुछ दिया गया है नाम यहाँ पे। तो अशोक द्वारा महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया था और संघमित्रा जो अशोक की लड़की थी, इसे भी श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महारक्षित को यवन देश भेजा गया था और महादेव को मैसूर भेजा गया था। यह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें बाहर भेजा गया था। अशोक के अभिलेख जो हैं, तो अशोक के अभिलेख, भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन जो देखने को मिलता है वो अशोक ने ही शुरू किया था। शिलालेख में 2 प्रकार के शिलालेख देखने को मिलते हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेखों की जो संख्या थी वो 14 थी और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो बृहद शिलालेखों को देखते हैं यहाँ पे। ये वस्तुतः राजाज्ञाएं एवं राजकीय उद्घोषणाएं इन पे उत्कीर्ण हैं। इन पे राजाज्ञाएं उत्कीर्ण करवाई जाती थी। इनकी जो संख्या थी वो 14 थी। ये 8 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो 8 स्थान हैं: शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड तथा सोमपारा आदि हैं। इन स्थानों से ये 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। हम लोग लघु शिलालेख के बारे में, तो ये जो लघु शिलालेख थे ये 14 बृहद शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, यानी जो 14 शिलालेख हैं इसमें सम्मिलित नहीं थे। ये शिलालेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसमें है ब्रह्मगिरी, रूपनाथ, मास्की, उदगेलम, भाबरू, नेटूर और गुजरा, ये आदि हैं। मास्की, गुर्जरा, उदगेलम तथा नेटूर जो शिलालेख हैं ये लघु शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। ये अशोक नाम का उल्लेख में देखने को मिलता है, जबकि जो अन्य शिलालेख हैं उस अशोक का नाम जो है उसमें देवानाम और प्यदश देखने को मिलता है। जबकि ये जो मास्की, गुर्जरा, उदगेलम और नेटूर हैं
ये 4 शिलालेख जो हैं इनमें अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है महत्वपूर्ण, केवल 2 अभिलेखों की लिपि जो थी वो खरोष्टी थी, बाकी लिपि जो थी वो कौन सी, ब्राह्मी लिपि थी। ये जो खरोष्टी लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस तरफ से इस तरफ की ओर। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। अशोककालीन प्रांत देख लेते हैं, उनकी कौन सी राजधानियाँ थी। तो अशोक के काल में उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी थी, अवंत की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये अशोककालीन राजधानियाँ थी। अब देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया है, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 7 भागों में विभक्त थी कौटिल्य के अनुसार। राज्य के 7 अंग वो कौन कौन से थे कौटिल्य के अनुसार? तो सबसे पहले राजा, फिर उसके बाद अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। इसमें सबसे सर्वोच्च जो था वो राजा का पद होता था। सप्तांगों में राजा का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद में सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी तो पैदल, घुड़सवार, हाथी, युद्धरथ, ये 4 प्रकार के सेना मौर्यकाल में देखने को मिलती है। और मगध में सर्वाधिक शक्तिशाली सेना चंद्रगुप्त मौर्य की ही थी। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार, मेगस्थनीज की जो इंडिका नामक बुक है उसके अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे और 50,000 घुड़सवार सैनिक थे, जबकि 9,000 हाथी वाले सैनिक थे और 8,000 रथकर थे। यानी पैदल जो सेना थी वो 6 लाख के करीब में थी और 50,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथियों की सेना थी, 8,000 रथकर थे। मगध पर जितने भी शासकों ने शासन किया है उसमें सबसे बड़ी सेना की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना सबसे बड़ी थी सेना। इसके बाद में देखते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार से न्याय व्यवस्था थी। तो मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय जो था एवं न्यायाधीश होता था। ग्राम सबसे छोटा न्यायालय होता था, जहाँ पे ग्रामीणी या ग्रामबद्ध अपना निर्णय देते थे। जैसा कि देखा जाए इस समय में ग्राम की सबसे जो छोटा प्रधान होता है या सरपंच होता है, उसी हिसाब से उस समय ग्राम जो था वो सबसे छोटा न्यायालय होता था। अर्थशास्त्र में 2 न्यायालयों की चर्चा की गई है। वो 2 न्यायालय कौन कौन से हैं? धर्मस्थी न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। तो धर्मस्थी जो न्यायालय है इसमें दीवानी के मामले देखे जाते थे। इससे स्त्रीधन, विवाह संबंधी आदि विवादों का निपटारा किसमें किया जाता था? धर्मस्थी न्यायालय में। और कंटक शोधन जो था इसमें फौजदारी से रिलेटेड मामले देखे जाते थे, जैसे हत्या, मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा कंटक शोधन न्यायालय में होता था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अगर बारे में देखें तो मौर्यकालीन की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। तो मेगस्थनीज के हिसाब से उस समय 7 जातियाँ थी। तो 7 जातियाँ कौन कौन सी थी? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये उस समय 7 प्रकार की जातियाँ मेगस्थनीज के अनुसार देखने को मिलती हैं। किसानों की संख्या जो थी वो इन 7 में सर्वाधिक थी। उसके बाद में देखते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो उस समय स्त्रियों की स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति समृद्ध काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो गई थी और पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति भी इस समय महिलाओं को प्राप्त हो गई थी। प्रशासन में शामिल होने
जैसे किसी भी प्रशासन में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों को मिल रहा था। स्त्री तथा पुरुषों को मोक्ष, जिसे तलाक उस समय कहा गया है, लेने का भी अधिकार प्राप्त हुआ था। और विधवा विवाह भी प्रचलित था, यानी विधवाएं जो थी वो पुनः विवाह कर सकती थीं। उसके बाद देखते हैं, कौटिल्य ने मोक्ष शब्द को तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। और वेश्यावृत करने वाली स्त्रियां जो थी वो रूपा जीवा कहलाती थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो 3 स्तंभों में विभक्त थी। पहला क्या था? कृषि, उसके बाद में पशुपालन या उद्योग, और जो तीसरा था वह वाणिज्य या व्यापार। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि के बारे में। उसमें कृषि प्रधान क्षेत्र था। मौर्य काल में मुख्यतः कृषि प्रधान था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो होता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। बिना वर्षा के अच्छी फसल जिस भूमि में होती थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं उद्योग। तो उद्योग, मौर्य काल का जो प्रधान उद्योग था वो सूत काटना था एवं उसे बुनना। अब इसके बाद देखते हैं जो तीसरा स्तंभ था वाणिज्य एवं व्यापार। मौर्य काल में व्यापार जो था आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से होता था। इससे जल एवं थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत का जो व्यापार है वो सीरिया, फारस, रोम, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ किया जाता था। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ वाक्य में, मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और लकड़ी का निर्यात किया जाता था मिस्र को। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा? तो मौर्य साम्राज्य 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या हो गई थी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक